दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए भूगोल का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कृषि। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में जुड़ी हुई है। ये जनसंख्या लगभग 66% है। पूरे भारत की जनसंख्या का 66% हिस्सा जो है वो कृषि कार्यों में जुड़ा हुआ है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है क्योंकि ये प्रकृति से जुड़ी हुई है। सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है कृषि के द्वारा। इसके अलावा हमें खाना मिलता है कृषि से, उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है कृषि से, चाय, कॉफी, मसाला आदि भी कृषि से ही प्राप्त होता है, जिसे हम निर्यात करते हैं। इस अध्याय में कृषि के प्रकार के बारे में जाना जाएगा, फसल ऋतुओं यानी कि शास्य प्रारूप के बारे में जानेंगे, मुख्य फसलों के बारे में जानेंगे। उसके अलावा जो है भूदान, ग्रामदान आंदोलन के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से संपूर्ण अध्याय का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कृषि के प्रकार की। तो पहला प्रकार जो है उसे कहा जाता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी कि आदिम निर्वाह कृषि। दूसरा जो प्रकार है इसे कहा जाता है गहन जीविका कृषि, और तीसरा जो प्रकार है इसे कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की, जिसे आदिम निर्वाह कृषि भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं आदिम निर्वाह कृषि यानी कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या होती है। यह वह कृषि पद्धति है जिसमें सरल औजारों और पारंपरिक तरीकों से केवल अपने परिवार के भोजन के लिए खेती की जाती है, बाजार में बेचने के लिए नहीं। इस कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो यह कृषि छोटे छोटे खेतों में की जाती है। इस कृषि में मुख्य रूप से परिवार के सदस्य ही काम करते हैं, यानी कि जो भी सदस्य परिवार के हैं वही इस कृषि में काम करते हैं। बाहर से लोगों को इस कृषि में काम करने के लिए नहीं बुलाया जाता। इसमें कुदाल, लकड़ी के हल, डाऊ और खोदने वाली छड़ी जैसे पुराने यानी कि आदिम औजार प्रयोग किए जाते हैं। फसल केवल परिवार की जरूरतों जैसे भोजन, चारा, ईंधन को पूरा करने के लिए उगाया जाता है। यह कृषि वर्षा, मिट्टी की उर्वरता और जलवायु पर अधिक निर्भर करती है, यानी कि इस कृषि में खाद का, सिंचाई का कोई भी लेना देना नहीं होता है। सबसे ज्यादा यह कृषि जो है ये वर्षा पे, मिट्टी की उर्वरता यानी कि उसकी उपजाऊपन पे, और जो जलवायु है उस क्षेत्र का उसके ऊपर जो है ये डिपेंड करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। अब हम जानते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली क्या होती है। तो देखिए, कर्तन दहन प्रणाली में क्या होता है कि जंगल का एक भूभाग को साफ किया जाता है। जंगल को काट करके भूभाग को साफ कर लिया जाता है, और साफ करके जो है यहाँ पर जो घास फूस होती है उसे जला दिया जाता है। और जलाने के बाद में जो राख बनती है, इस राख से जो है यहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, यानी कि उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। और फिर इस पर जो है किसान खेती करता है और फसल उगाता है। और जब यहाँ पर ये बंजर उपजाऊ नहीं रहती है, यानी कि अनउपजाऊ होती है, तो किसान फिर से जंगल को काटता है और फिर उसे जलाता है। फिर जो राख बनती है उससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और फिर से वो कृषि करता है। ये बार बार इसी तरह से होता रहता है। इसे ही कर्तन दहन प्रणाली कहते हैं। यानी कर्तन मतलब कि जो घास फूस है उसको काट देना, और दहन मतलब उसको जला देना। तो कर्तन दहन प्रणाली इसे ही कहा जाता है। और कर्तन दहन प्रणाली के जो है अलग अलग नाम हैं अलग अलग जगहों पर। तो चलिए जानते हैं कि कर्तन दहन प्रणाली को अलग अलग हिस्सों में किस नाम से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है। मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में कोडू अथवा पेंडा कहा जाता है। उड़ीसा में पामाडाबी या कोमन या बरिंगा कहा जाता है। पश्चिम घाट में कुमारी कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे, वाल्टरे कहा जाता है। हिमालयन क्षेत्र में खील कहा जाता है। झारखंड में इसको कुरवा कहा जाता है। मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहा जाता है। वेनेजुएला में इसको कोनुको कहा जाता है। ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले कहते हैं। इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे के सारे कर्तन दहन प्रणाली के अन्य नाम हैं, बहुत अन्य अन्य जगहों पर। अब चलिए दूसरा प्रकार जानते हैं, गहन जीविका कृषि। तो यह वह कृषि पद्धति है जिसमें छोटे भूमि क्षेत्र पर अधिक श्रम, पूंजी और उन्नत कृषि तकनीकों का उपयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है, ताकि किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो ये कृषि भी अपने पारिवारिक जरूरत के लिए किया जाता है, बस इसमें अधिक श्रम और पूंजी और उन्नत कृषि तकनीकों का जो है उपयोग किया जाता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, यानी कि जिस भूमि पर बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पर इस प्रकार की खेती या कृषि की जाती है।
इस कृषि में सीमित भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि भूमि कम होती है और लोग ज्यादा होते हैं, तो अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए जैव रसायनों, खाद, उर्वरकों और उन्नत कृषि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। तो इस कृषि में जो है रासायनिक खाद, उर्वरक और कृषि तकनीक जैसे कि ट्रैक्टर और आपका थ्रेसर, ये सब चीजें जो है यहाँ पे उपयोग की जाती हैं, जो कि आदिम निर्वाह कृषि में ऐसा नहीं था। लोग न केवल मानसून पर बल्कि सिंचाई के लिए ट्यूबवेल और नहरों पर भी निर्भर रहते हैं। एक ही खेत में साल में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। यह श्रम प्रधान खेती होती है। चलिए अब जानते हैं कृषि का तीसरा जो रूप है उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। यह कृषि बाजार में अधिक फसलें बेचने और लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली आधुनिक कृषि है। यानी कि वाणिज्यिक कृषि जो है आधुनिक कृषि कहलाती है, और यह जो कृषि की जाती है यह फसलें बेचने के लिए और लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। इससे पहले वाली दोनों कृषि जो है अपने परिवार का पेट भरने के लिए की जाती है। इस कृषि का मुख्य उद्देश्य अधिक पैदावार देने वाले HYV बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से अधिक फसलें प्राप्त करना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्यादा से ज्यादा फसल प्राप्त करें और उन फसलों को प्राप्त करने के लिए अच्छे बीज, उसके अलावा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का भी प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर ये खेती हो रही है किसी भी चीज की, तो इसमें क्या होता है कि HYV बीज जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे बीज माने जाते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है कीटनाशकों का भी प्रयोग किया जाता है, ताकि फसल में कीड़े मकोड़े ना लगें, जिससे किसान को बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलता है और वो लाभ कमाने लगता है। विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक कृषि का स्तर अलग अलग है। जैसे हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्यिक कृषि फसल है, वहीं उड़ीसा में चावल एक जीविका फसल है। यानी कि जहां जहां जो राज्य हैं वहां पर जो चीजें उगाई जाती है वहां के हिसाब से वो फसल वाणिज्यिक भी हो सकती है और वो जीविका फसल भी हो सकती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है, हरियाणा और पंजाब में जो चावल उगाई जाती है वो बेचने के पर्पज से उगाई जाती है, लाभ कमाने के लिए उगाई जाती है। लेकिन वही फसल उड़ीसा में जो उगाई जाती है वो जीविका यानी कि खाने के लिए, पेट पालने के लिए उगाई जाती है। वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जिसे रोपण कृषि कहा जाता है। रोपण कृषि एक व्यावसायिक यानी कि वाणिज्यिक कृषि है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और उसमें केवल एक ही प्रकार की फसल बोई जाती है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ये सारी की सारी जो है वाणिज्यिक कृषि में आती है और इन्हें बोया जाता है। रोपण कृषि से प्राप्त सारा उत्पादन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। तो रोपण कृषि इसलिए की जाती है ताकि उद्योगों को कच्चा माल दिया जा सके। इसमें भारी पूंजी, आधुनिक तकनीक और बड़ी संख्या में श्रमिकों का उपयोग होता है। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहां की मुख्य रोपण फसलें हैं। हमने अभी तक कृषि के प्रकार के बारे में जाना है। चलिए अब जानते हैं फसल ऋतुओं के बारे में, जिसे शास्य प्रारूप कहा जाता है। वे फसलें जो मौसम या ऋतु के अनुसार बोई जाती हैं उन्हें शास्य प्रारूप कहा जाता है। भारत में 3 शास्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो चलिए इनको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रबी फसल की। रबी फसलें शीत ऋतु की फसलें हैं जिन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोया जाता है, यानी कि ये सर्दी की फसलें हैं। इन फसलों को अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती है, परंतु पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मुख्य उत्पादन राज्य हैं। यानी कि ये फसल जो है पूरे हिंदुस्तान में बोई जाती है, पूरे भारत में बोई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से रबी की फसलों को केवल मुख्य रूप से बात कर रहा हूं, वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में ज्यादा उगाया जाता है। मुख्य रबी फसलें कौन कौन सी है जान लेते हैं। गेहूं है जो मुख्य रबी फसल है, जौ है, मटर है, चना है और सरसों है। ये सारी की सारी फसलें जो है रबी की फसल है। अब हम बात करते हैं खरीफ के फसल की। खरीफ फसलें मानसून के आगमन यानी कि जून से जुलाई के साथ बोई जाती हैं। जैसे ही मानसून का आगमन होता है जून से जुलाई के बीच में, उस समय खरीफ की फसलें बोई जाती है। ये फसलें सितंबर से अक्टूबर में काट ली जाती हैं। खरीफ की मुख्य फसलें कौन कौन सी है? तो धान है जिसे चावल के नाम से जाना जाता है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तूर यानी कि अरहर है, मूंग है, उड़द है, कपास है, जूट है, मूंगफली है और सोयाबीन है। ये सारी की सारी जो है ये खरीफ की फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। चावल जो धान है इसकी
प्रमुख रूप से सबसे ज्यादा जो फसल की जाती है वो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें आस, अमन और बोरो बोई जाती है। यानी कि चावल की 3 किस्म की फसलें जो है असम में आस के नाम से जानी जाती है, पश्चिम बंगाल में अमन के नाम से और उड़ीसा में बोरे के नाम से जानी जाती है। ये बोई जाती है वहां पर। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए जो है वहां की भी ये प्रमुख फसल बन गई है। अब बात करते हैं जायद फसल की। तो जायद फसलें मुख्य रूप से गर्मी के मौसम यानी कि मार्च से जून में रबी और खरीफ के बीच छोटे समय में उगाई जाने वाली फसलें हैं। गन्ना जायद फसल है जिसे तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लग जाता है। आप समझ सकते हैं कि गन्ना जो है ये जायद की फसल तो है, लेकिन इसको तैयार करने में 1 वर्ष लग जाता है। बाकी जो फसलें हैं वो मार्च से जून के बीच में जो है बोई जाती है और काट ली जाती हैं। प्रमुख जो जायद फसलें हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, करेला है, सब्जी है और चारा है। ये सारे के सारे जायद फसलें हैं। ये आपको कुछ छोटे समय में मार्च से जून के बीच में ही देखने को मिलेगा। आप बाजार में भी इनको देख सकते हैं, तो मार्च से जून के बीच में ही इनका मौसम रहता है। यहाँ पर हमने भारत की शास्य ऋतुओं के बारे में जान लिया, जो कि 3 प्रकार की होती है। चलिए अब जानते हैं भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी है। तो भारत के मुख्य फसलों में जैसे चावल है, गेहूं है, मोटे अनाज हैं, दालें हैं, चाय है, कॉफी है, गन्ना है, तिलहन है, कपास है, जूट है। ये सारी भारत की मुख्य फसलें हैं जो अलग अलग राज्यों में मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। चलिए इन फसलों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चावल की। भारत में अधिकांश लोगों का मुख्य भोजन चावल है, यानी कि सबसे ज्यादा उपयोग करने वाला जो भोजन है वो चावल है। यानी कि भारत के लोग सबसे ज्यादा चावल खाना पसंद करते हैं। हमारा देश चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक प्रमुख खरीफ फसल है। चावल कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इसे उगाने के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान, उच्च आर्द्रता और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में इसे नहरों और नलकूपों के माध्यम से सिंचाई करके उगाया जाता है। यानी कि जहां पे बारिश नहीं होती वहां पे इसको सिंचाई करके उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में अधिक उगाया जाता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है वो डेल्टाई क्षेत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये का पूरा डेल्टाई क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान है जहां पर इसको उगाया जाता है। अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी कि पहले नंबर पे चावल है खाने वाला और दूसरे नंबर पे जो है सबसे ज्यादा खाया जाता है गेहूं। यह एक प्रमुख रबी फसल है। कौन सी फसल है ये? रबी फसल है। गेहूं को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा गेहूं यहाँ पर उगाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग पर गेहूं सबसे ज्यादा उगाया जाता है। जैसे कि आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैप में जो लाल कलर आपको दिखाई दे रहा है जो है प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में जाने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं मोटे अनाज की, जो मुख्य फसलों में शामिल है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, बहुत ज्यादा पोषण होता है इसमें। सबसे पहले हम जानते हैं ज्वार के बारे में। तो क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। पहले नंबर पे चावल है, दूसरे नंबर पे गेहूं है और तीसरे नंबर पर ज्वार आता है। इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है और अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरा बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। बाजरा एक प्रमुख खरीफ फसल है। यह खरीफ की फसल है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अब जानते हैं हम रागी फसल के बारे में। रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक तत्व और भूसी मिलती है। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दमोट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं मक्का की।
मक्का एक बहुमुखी फसल है जो खाद्यान्न यानी कि भोजन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और चारा के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रमुख खरीफ फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्यों में इसे रबी मौसम में भी उगाया जाता है। तो ये खरीफ की फसल, लेकिन बिहार में इसको जो है रबी के मौसम में भी उगा लिया जाता है। यह 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा मक्का उगाई जाती है। अब हम बात करते हैं मुख्य फसलों में दाल की। तो भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता भी है, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन भी यही करता है और इसका उपयोग भी यही करता है। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दाल फसलें हैं। हम जान लेते हैं कि खरीफ की दालें कौन सी हैं और रबी की दालें कौन सी हैं। तो खरीफ की दालें जो है बरसात के मौसम में बोई जाती हैं। इनकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में, जैसे तूर यानी कि अरहर, उड़द और मूंग। रबी की दालें की बात करें जो सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, तो इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई मार्च अप्रैल में, जैसे मसूर, मटर और चना। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है, यानी कि सबसे ज्यादा पोषण देती है प्रोटीन के मामले में। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है, यानी कि अगर थोड़ा पानी कम भी रहता है, सूखा भी थोड़ा सा रहता है, तब भी जो है दालों को उगाया जा सकता है। दालें कम नमी में भी उगाई जा सकती हैं और अधिकतर दालें वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं, इसलिए इन्हें अक्सर फसल चक्र में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा दाल को उगाया जाता है। अभी तक हमने भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी है उसके बारे में पढ़ा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, यानी कि अनाज के अलावा और जो फसलें खाने के लिए उगाई जाती है उनके बारे में हम यहाँ पे इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि गन्ना है, तिलहन है, मूंगफली है, चाय है, कॉफी है और बागवानी फसलें। इन सभी फसलों के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि अनाज नहीं है लेकिन खाने के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए इनको थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गन्ना की। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय, गर्म, नम और पाला रहित जलवायु वाली फसल है। इसके लिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में गन्ने की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। इस फसल के लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि इस फसल को जब बोते हैं और काटते हैं उन दोनों समय में बहुत ज्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ब्राजील 1 नंबर पे है और भारत गन्ने के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। गन्ना चीनी, गुड़, खांडसरी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। सबसे ज्यादा गन्ना यहाँ पर उगाया जाता है। चलिए अब जानते हैं तिलहन के बारे में। जिन फसलों से हम तेल निकालते हैं वो तिलहन फसलें कहलाती हैं। 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। 2018 में सन 2018 में तोरिया यानी कि राई के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। राई उत्पादन में देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन फसलें उगाई जाती है, यानी कि जितने भी फसलें उगाई जाती है उन सभी फसलों में से 12% तो केवल तिलहन फसलें ही होती है जिनसे तेल निकाला जाता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। ये सारी फसलें जो है तेल निकालने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं। इसमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जो तेल निकालने वाले फसलें हैं इनमें से अधिकतर जो है खाना बनाने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। परंतु इसमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इन तिलहन फसलों में से कुछ फसलों के बारे में चलिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मूंगफली। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहन के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है, यानी कि जितने भी तेल निकालने वाली फसलें हैं उसमें से आधा तेल यानी कि आधा भाग तो केवल मूंगफली ही बोई जाती है, इसी से उसका तेल निकलता है। गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है।
इसके अतिरिक्त राजस्थान और तमिलनाडु मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। अरंडी रबी और खरीफ दोनों ऋतुओं में बोया जाता है। तो ये कुछ मुख्य तिलहन फसलें थी जिनके बारे में हमने यहाँ पे जाना। चलिए अब जानते हैं चाय के बारे में। चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है, यानी कि चाय जो है रोपी जाती है, बोई जाती है। यह एक महत्वपूर्ण पेय फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत लाए थे। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। भले ही इसको अंग्रेज भारत में लाए थे, लेकिन आज के समय में अधिकतर चाय बागानों के मालिक जो है वो भारत के लोग ही हैं। चाय उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जाता है। मतलब ऐसे क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां पर पानी रुके ना, बह करके निकल जाए। चाय को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण यानी कि गर्म, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें चाय की कोमल पत्तियों के विकास में अत्यंत सहायक होती हैं। चाय एक प्रमुख श्रम सघन कृषि आधारित उद्योग है जिसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम आवश्यक है। यानी इसमें चाय को जब उगाते हैं तो इसमें श्रमिक जो है सस्ते चुने जाते हैं और अच्छे जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो चाय के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उनकी इसमें आवश्यकता होती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था, सन 2018 में। चलिए अब जानते हैं हम कॉफी के बारे में। भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। सबसे पहले इसकी खेती बाबा बूदन पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। आज इसकी खेती कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास होती है। चलिए अब बात करते हैं हम बागवानी फसल के बारे में। ये वे फसलें हैं जिन्हें व्यावसायिक लाभ, पोषण और सौंदर्य के लिए उगाया जाता है। इनमें फल, सब्जियां, फूल, मसाले और औषधीय पौधे शामिल हैं। सन 2018 में भारत विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों की विश्व भर में बहुत मांग है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट, मटर, फूलगोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है। तो ये सारी की सारी बागवानी फसलें हैं। आप मैप में भी देख सकते हैं बागवानी फसलों के बारे में। तो अभी तक हमने जो है अनाज के अलावा जो अन्य खाने की फसलें हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं अखाद्य फसल के बारे में। अखाद्य फसलें वे फसलें होती हैं जिन्हें खाने के लिए नहीं उगाया जाता, जैसे कि रबड़, कपास, जूट। ये वो फसलें हैं जो उद्योग के लिए उगाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबड़ की। तो रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योग में प्रयुक्त होता है। उद्योग में रबड़ से टायर, चप्पल, हैंड ग्लव्स और बहुत सारी चीजें बनती हैं। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती हैं। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी कि बारिश की काफी ज्यादा इसमें आवश्यकता होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय के गोरो पहाड़ियों में उगाया जाता है। खाद्य फसलों का ही एक प्रकार है रेशेदार फसलें। तो कपास, जूट, सन और रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इसमें से 3 फसलें कपास, जूट और सन को मिट्टी में उगाया जाता है। वहीं चौथा रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त होता है जो मलबरी यानी शहतूत पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी कि सेरीकल्चर कहलाता है। दोस्तों,
हमें इस चैप्टर में कपास और जूट के बारे में पढ़ना है। चलिए हम सबसे पहले कपास के बारे में जानते हैं। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है, यानी कि कपास की पैदावार भारत से ही शुरू हुई थी। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। तो सूती कपड़ा उद्योग में कपास को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपास के बिना जो है सूती कपड़ा उद्योग नहीं चल पाएगा। भारत दुनिया में चीन के बाद कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्कन पठार के शुष्क भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। अब हम बात करते हैं जूट की। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से नई मिट्टी जमा हो जाती है। मतलब ऐसी जगह पे उगाई जाती है जहां बार बार बाढ़ आता है और वहां पर नई मिट्टी आ जाती है बाढ़ के साथ में। जूट के विकास के लिए उच्च तापमान आवश्यक होता है। इसका उपयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे तथा अन्य हस्तशिल्प वस्तुएं बनाने में किया जाता है। जूट की उच्च उत्पादन लागत तथा नायलॉन जैसे सस्ते कृत्रिम रेशों की उपलब्धता के कारण बाजार में जूट की मांग घट रही है। यानी कि जूट को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, इसकी उत्पादन लागत ज़्यादा है। और नायलॉन जो है लैब में बनाया जाता है, तो ये कृत्रिम रेशा है और ये आसानी से उपलब्ध हो जा रहा है, तो इसकी वजह से जो है बाजार में जूट की मांग घटती जा रही है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा तथा मेघालय जूट के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। अब बात करते हैं प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार की। यानी कि जो हमारी कृषि है और जो किसान हैं उनके लिए कौन कौन से सुधार किए गए। लेकिन सोचने की बात यह है कि कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार की आवश्यकता क्यों है। तो चलिए जानते हैं कि कृषि में प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार की आवश्यकता क्यों है। भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है। कृषि यहाँ की 60% से अधिक आबादी की आजीविका का साधन है, यानी कि उनका रोजगार का साधन है। प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार के अभाव में लगातार कृषि का विकास और गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के बावजूद भी देश के एक बड़े भाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर है। यह देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसलिए कृषि में तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। समझे आप कि प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार की क्यों आवश्यकता है। चलिए जानते हैं कि भारत में कौन कौन से प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार जो है लाए गए थे। शुरुआती समय में यानी स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी की, यानी कि जो किसानों की बिखरी हुई भूमि थी उसको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया। उसके अलावा सहकारिता को बढ़ावा दिया गया, यानी कि लोगों को मिल करके काम करने के लिए कहा गया। उसके अलावा जो है जमींदारी व्यवस्था को समाप्त किया गया, जिसमें केवल किसान ही खेती करते थे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो सरकार ने भूमि सुधार पर ज्यादा जोर दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो है वो भूमि सुधार था। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनको लागू करने में ढील की गई, यानी कि जो सुधार होने थे उतने सुधार हो नहीं पाए। इसलिए 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। जैसे 1960 में हरित क्रांति को लाया गया। इसमें हरित क्रांति में नई तकनीक, उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और बेहतर सिंचाई के उपयोग से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। और 1970 में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड को लाया गया। इस ऑपरेशन फ्लड के द्वारा यानी श्वेत क्रांति के द्वारा दूध उत्पादन और दूध उद्योग का तीव्र विकास हुआ। हरित क्रांति का विकास पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में हुआ, जहां सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीज और मशीनों की सुविधा उपलब्ध थी। श्वेत क्रांति का विकास जो है गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में अधिक हुआ, जहां सहकारी समितियां और दूध संग्रहण केंद्र अच्छे से स्थापित थे। बाकी जगहों पर तो जो विकास था वो इतना हुआ ही नहीं। तो हमने देखा कि हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति से विकास कुछ ही क्षेत्रों में हुआ।
इसलिए 1980 और 1990 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। यह कार्यक्रम संस्थागत एवं तकनीकी सुधारों पर आधारित था। यह व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम क्या होता है? इसमें भूमि की चकबंदी की गई थी, भूमि को समतल किया गया था, सिंचाई के लिए जल की प्रबंधन व्यवस्था की गई थी और मृदा का परीक्षण भी किया गया था। आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया गया था, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड दिया गया था, उसके अलावा उनके लिए बीमा योजना भी बनाई गई थी। तो ये था व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम। चलिए थोड़ा सा विस्तार से व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम को जानते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में बीमा की व्यवस्था की गई। चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए, चक्रवात आए या आग लग जाए फसल में, खेती में, या फिर बीमारी हो जाए यानी कि फसल नष्ट हो जाए कीड़े मकोड़ों के कारण, तो इस स्थिति में सरकार ने जो है लोगों को बीमा देना शुरू कर दिया, जिससे किसानों की सुरक्षा बढ़ी और उनको इसका हर्जाना मिलने लग गया। किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और अन्य बैंकों की स्थापना की गई। तो उस समय व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है ग्रामीण बैंक खोले गए, सहकारी समितियां खोली गई और अन्य बैंकों की स्थापना की गई, ताकि किसान को जो है कम ब्याज पर ऋण दिया जाए और ऋण से किसान जो है अपनी उपज को बढ़ा सके, खेती बाड़ी अच्छे तरीके से कर सके। किसानों के हित में भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना यानी कि PAIS शुरू की। इसमें क्या था कि किसान को क्रेडिट कार्ड दिया गया, वो कुछ सीमा तक जो है पैसे निकाल करके अपनी खेती बाड़ी में प्रयोग कर सकते थे। दुर्घटना के दौरान कोई भी क्षति होती है उनके साथ में, तो उसकी भी भरपाई करने का योजना जो है बनाया गया। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से किसानों के लिए मौसम संबंधी जानकारी एवं कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण भी प्रारंभ किया गया, ताकि उनको फसल के मौसम के बारे में, कौन सी फसल कब उगानी है, इसके बारे में जानकारी मिल सके। सरकार ने बिचौलियों एवं दलालों से किसानों को बचाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की व्यवस्था की तथा कुछ प्रमुख फसलों की सरकारी खरीद सुनिश्चित कर किसानों को लाभ प्रदान किया। यानी कि सरकार ने कहा कि कुछ फसलें तो आप ऐसी उगाओ जिनको हम ही खरीदेंगे, और बाकी जो फसलें हैं वो अगर आप बेचते हो तो उसका कम से कम जो भी उसका मूल्य है जो आपको फायदा दे, वो हम आपको जरूर दिलाएंगे। तो यहाँ पर जो बिचौलिए थे, जो किसानों से माल खरीद करके दूसरी जगह बेचते थे, इनका रास्ता कट गया। पहले शोषण जो होता था वो सीधा लाभ में बदल गया और ऐसे करके किसानों की आय में वृद्धि होने लगी। तो ये थे व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम जो सरकार द्वारा उस समय चलाए गए थे। हमारा अगला और अंतिम टॉपिक है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान एक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। वे महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़े एक निष्ठावान कार्यकर्ता थे। उनकी निष्ठा और विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी बनाया या माना। विनोबा भावे जी को गांधी जी के ग्राम स्वराज्य के सिद्धांत में गहरी आस्था थी, यानी गांव के शासन में गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उन्होंने अपने विचारों और संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में पद यात्रा की। यानी कि जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो उनके जो विचार थे गांधी जी के और जो उनके संदेश थे उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने पूरे देश में पद यात्राएं शुरू की। इसी तरह से पद यात्रा करते करते विनोबा भावे जो है आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में पहुंच गए और वहां पर जो है वो गांधी जी का संदेश जो है सत्य, अहिंसा और ग्राम स्वराज का भाषण दे रहे थे लोगों को। तभी जो कुछ भूमिहीन ग्रामीण थे, जो किसान थे, भूमिहीन थे, उन्होंने कहा कि हमें हमारी रोजी रोटी के लिए भूमि चाहिए, यानी कि हमारी आजीविका के लिए हमें थोड़ी सी भूमि चाहिए। तो इस बात को सुन करके विनोबा भावे ने आश्वासन दिया कि यदि आप सहकारी खेती करेंगे तो मैं भारत सरकार से जमीन दिलवाऊंगा, यानी कि आप मिलजुल के काम करेंगे तो मैं आपको भारत सरकार से जमीन दिलवाऊंगा। विनोबा भावे की इन बातों को सुन करके भीड़ में से एक सज्जन खड़े हुए जिनका नाम था श्री रामचंद्र रेड्डी, और इन्होंने कहा कि मैं 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ जमीन देने की घोषणा करता हूं। यानी कि 80 लोगों को 80 एकड़ यानी प्रति व्यक्ति 1-1 एकड़ भूमि देने की घोषणा करता हूं। और यहां से जो है भूदान की शुरुआत हुई, यानी कि इस घटना से जो है भूदान की शुरुआत हुई। इसे ही भूदान कहा गया और इस आंदोलन की शुरुआत यहां से हो गई। भूदान मतलब होता है भूमि का दान करना, अपने खेत का दान करना। विनोबा भावे के भूदान का जो आइडिया है ये बहुत अच्छा लगा। तो इसके बाद विनोबा भावे ने पूरे देश में यात्रा कर भूदान आंदोलन का प्रसार किया। विनोबा भावे के विचारों से प्रेरित होकर
कई जमींदारों ने भूमिहीन ग्रामीण को पूरा गांव ही दान में दे दिया, यानी कि जो भी गरीब आदमी थे, भूमिहीन थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, तो कई जमींदार विनोबा भावे के भूदान से प्रभावित होकर के, उससे प्रेरित होकर के गांव ही दान करने लगे थे और इसे ही ग्रामदान कहा गया। इस प्रकार विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें सभी लोग जो दान दे रहे थे, चाहे वो अपने गांव का दान दे रहे हों या अपनी भूमि का दान दे रहे हों, वो किसी के फोर्स में आए बिना, यानी कि किसी को धमकाए बिना अपनी स्वेच्छा से, यानी अपनी सहमति से दे रहे थे। अपने आप जो उनको मन कर रहा था, जो जमींदार को मन कर रहा था वो जमीन दे रहा था, किसी जमींदार को मन कर रहा था उसके पास गांव था तो वो गांव बांट रहा था। तो ये जो है रक्तहीन क्रांति थी, यानी कि बिना किसी लड़ाई झगड़े के जो है ये क्रांति संपन्न हुई और ये जो है भूदान ग्रामदान आंदोलन कहलाया। तो आशा करता हूं कि ये पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने भूदान ग्रामदान के बारे में थोड़ा यहाँ विस्तार से लिख दिया, जिस पॉइंटों को हमने एनिमेशन के माध्यम से समझा उसी पॉइंटों को मैंने यहाँ पर लाइन वाइज लिख दिया, ताकि आप भूदान ग्रामदान को फिर से समझ सके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।